4 जनवरी 1996, जिसने न सिर्फ बैंगलोर पुलिस की नींद उड़ा दी, बल्कि भारत और ब्रिटेन के डिप्लोमेटिक रिलेशंस में भी भूचाल ला दिया। ये कहानी है इंग्लैंड से आए एक 30 साल के टूरिस्ट जेम्स विलियम स्टुअर्ट और उनकी गर्लफ्रेंड की, जो भारत की संस्कृति और खूबसूरती देखने आए थे। कहानी की शुरुआत होती है बैंगलोर के कॉटनपेट इलाके में मौजूद सुधा लॉज से, जहां जेम्स और उनकी गर्लफ्रेंड रुके हुए थे। 4 जनवरी की रात दोनों डिनर के लिए बाहर निकले, लेकिन उस रात के बाद जेम्स कभी वापस नहीं लौटे। अगली सुबह यानी 5 जनवरी 1996 को शहर के बाहरी इलाके चंद्रा लेआउट के एक सुनसान गटर में जेम्स की बॉडी मिलती है। उनके सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था। लेकिन खौफ यही खत्म नहीं हुआ। उसी रात शहर के दूसरे हिस्से में जेम्स की गर्लफ्रेंड के साथ एक और दिल दहला देने वाली घटना घटती है। वो एक ऑटो रिक्शा में बैठती है और वो ड्राइवर उन्हें गलत रास्ते पर ले जाकर उनके साथ एक ब्रूटल बलात्कार करता है। एक ही रात 2 विदेशी टूरिस्ट और 2 भयानक क्राइम्स। सवाल यह था, क्या ये दोनों घटनाएं जुड़ी हुई थी? क्या किसी एक ही ऑर्गेनाइज्ड गैंग ने उन्हें टारगेट किया था? जैसे ही ये खबर फैली, पूरे शहर में पैनिक फैल गया। एक ब्रिटिश नागरिक का कत्ल और उनकी साथी के साथ बलात्कार, ये अब सिर्फ एक लोकल क्राइम नहीं था, बल्कि एक इंटरनेशनल इशू बन चुका था। ब्रिटिश हाई कमीशन ने तुरंत भारत सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। बैंगलोर पुलिस, जिसकी कमान उस समय काबिल अफसरों के हाथ में थी, पर मीडिया और पब्लिक का जबरदस्त प्रेशर था। हर कोई जवाब मांग रहा था। क्या बैंगलोर अब फॉरेनर्स के लिए सेफ नहीं रहा? इस केस को सुलझाने की जिम्मेदारी दी गई 2 लेजेंडरी पुलिस अफसरों को, इंस्पेक्टर अब्दुल अजीम और इंस्पेक्टर अशोक कुमार। उन्हें नहीं पता था कि वो जिस केस में हाथ डाल रहे हैं, वो उनकी लाइफ का सबसे कॉम्प्लिकेटेड केस बनने वाला है। शुरुआत में पुलिस की थ्योरी सिंपल थी। जेम्स और उनकी गर्लफ्रेंड को एक ही ग्रुप ने निशाना बनाया होगा। शायद वो लुटेरे थे जिन्होंने जेम्स को मारा और फिर उनकी गर्लफ्रेंड को अगवा किया। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा पेंच था। पुलिस को मौके से जो एविडेंस और क्लूज मिल रहे थे, वो आपस में मैच नहीं हो रहे थे। जेम्स की बॉडी एक जगह मिली और उनकी गर्लफ्रेंड के साथ हादसा मीलों दूर हुआ। क्या यह मुमकिन है कि एक ही शहर में, एक ही रात में, एक ही कपल के साथ 2 अलग अलग क्रिमिनल्स ने 2 अलग अलग वजहों से क्राइम किया हो? सुनने में यह बात इम्पॉसिबल लगती है, कोइंसिडेंस की हदों को पार करती हुई लगती है। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, हकीकत कभी कभी हमारी सोच से ज्यादा अजीब होती है। 4 जनवरी 1996 की शाम, जेम्स स्टुअर्ट और उनकी गर्लफ्रेंड, जो पिछले 4 महीनों से नेपाल और पाकिस्तान होते हुए इंडिया ट्रैवल कर रहे थे, उस वक्त कॉटनपेट इलाके के सुधा लॉज में रुके हुए थे। ये एक बजट होटल था जो बैकपैकर्स के बीच काफी पॉपुलर था। शाम के करीब 8 बजे दोनों डिनर के लिए लॉज के पास ही एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। सब कुछ बहुत नॉर्मल लग रहा था। उन्होंने खाना ऑर्डर किया, बातें की, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये उनका साथ में आखिरी डिनर होने वाला है। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के मुताबिक जेम्स ने जो खाना उस रात खाया था, वही आगे चलकर उनकी डेथ टाइम को एस्टैब्लिश करने में सबसे बड़ा साइंटिफिक एविडेंस बनने वाला था। डिनर के बाद एक अजीब कंफ्यूजन या कहें किस्मत का एक क्रूर खेल शुरू हुआ। किसी वजह से, शायद रास्ता भटकने या किसी टेम्पररी डिसएग्रीमेंट के कारण, दोनों अलग हो गए। जेम्स एक तरफ चले गए और उनकी गर्लफ्रेंड दूसरी तरफ, और यहीं से एक ही रात में 2 अलग अलग क्राइम्स की स्क्रिप्ट लिखी जानी शुरू हो गई। सबसे पहले बात करते हैं जेम्स की। डिनर के बाद जेम्स की मुलाकात एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर से होती है, जिसका नाम था सनाउल्लाह। सनाउल्लाह अकेला नहीं था, वो एक छोटे क्रिमिनल ग्रुप का लीड था जो फॉरेन टूरिस्ट को टारगेट करता था। उसने जेम्स की दिलचस्पी को भांप लिया। जेम्स को मैरिजुआना, गांजा चाहिए था। सनाउल्लाह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो उन्हें बेस्ट क्वालिटी स्टफ दिला सकता है। जेम्स बिना किसी शक के उसके साथ चले गए।
सनाउल्लाह उन्हें बैंगलोर के एक अबैंडन्ड पेट्रोल बंक पर ले गया। ये जगह शहर के बीच में होते हुए भी रात में वीरान हो जाती थी। वहां सनाउल्लाह के 4 और साथी पहले से मौजूद थे। जैसे ही जेम्स वहां पहुंचे, डील की बात तो दूर, उन लोगों ने जेम्स को घेर लिया। उनका मकसद ड्रग्स बेचना नहीं, बल्कि रॉबरी था। उन्होंने जेम्स से उनका कैश और वैल्यूएबल्स मांगने शुरू किए। जेम्स एक फिट इंसान थे। उन्होंने रेजिस्ट किया, उन्होंने लड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से एक भारी ऑब्जेक्ट से उनके सिर पर वार किया गया। फॉरेंसिक ऑटोप्सी रिपोर्ट बताती है कि यह चोट इतनी सीवियर थी कि जेम्स को ब्रेन हेमरेज हो गया। कुछ ही मिनटों में उनकी मौत हो गई। ये एक पैनिक किलिंग थी। लुटेरे डर गए थे कि कहीं जेम्स भाग न जाए। इसके बाद उन्होंने जेम्स की बॉडी को ऑटो में डाला और वहां से 8 किलोमीटर दूर चंद्रा लेआउट के एक सुनसान गटर में फेंक दिया, ताकि किसी को पता न चले। उसी वक्त यानी रात के करीब 10 बजे जेम्स की गर्लफ्रेंड भी अकेली थी। वो रास्ता भटक गई थी और थोड़ी डिसोरिएंटेड थी। उन्हें वापस अपने होटल सुधा लॉज जाना था। उन्होंने एक ऑटो रिक्शा को हाथ दिया। इस ऑटो को चला रहा था 28 साल का कादिलेश। ध्यान दीजिएगा, कादिलेश का जेम्स के हत्यारे सनाउल्लाह से कोई कनेक्शन नहीं था। यह पूरी तरह से एक अलग कैरेक्टर था। गर्लफ्रेंड ऑटो में बैठती है और कॉटन पेट चलने को कहती है। वो इतनी थकी हुई थी कि ऑटो में बैठते ही उनकी आंख लग गई। कादिलेश ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने कॉटन पेट जाने के बजाय ऑटो को मैसूर रोड की तरफ मोड़ दिया, जो उस वक्त काफी अंधेरे वाला इलाका था। जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि वो किसी अनजान जगह पर है। ये आरआर नगर का एक सुनसान इलाका था। उन्होंने शोर मचाया, लेकिन कादिलेश ने ऑटो रोका और उन पर हमला कर दिया। लेकिन वो डरी नहीं, उन्होंने फाइट बैक किया। उनके पास एक छोटा पेननाइफ था। अपनी सेल्फ डिफेंस में उन्होंने कादिलेश की पीठ पर 3 बार वार किया। कादिलेश घायल हुआ, लेकिन गुस्से में उसने उन्हें ओवरपावर कर लिया और ब्रूटली बलात्कार किया। क्राइम करने के बाद वो उन्हें वही तड़पता छोड़कर भाग गया। रात के करीब 11 बज रहे थे। वो घायल थी, सदमे में थी, लेकिन उनकी हिम्मत अभी टूटी नहीं थी। उन्होंने किसी तरह मेन रोड तक पहुंचकर एक गुजरते हुए ट्रक को हाथ दिया। ट्रक ड्राइवर ने इंसानियत दिखाते हुए उन्हें चामराजपेट पुलिस स्टेशन तक छोड़ दिया। लेकिन यहां एक और ट्रेजेडी हुई। 1996 में लोकल पुलिस को इंग्लिश ठीक से समझ नहीं आती थी। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंची तो वहां मौजूद कांस्टेबल्स उनकी बात को ठीक से समझ नहीं पाए। उन्हें लगा कि शायद ये कोई छोटा मोटा डोमेस्टिक डिस्प्यूट है या वो रास्ता भटक गई है। कम्युनिकेशन गैप की वजह से पुलिस ने तुरंत एक्शन लेने के बजाय उन्हें वापस उनके होटल सुधा लॉज भेज दिया। सोचिए उस वक्त उनकी मेंटल स्टेट क्या रही होगी। वो वापस होटल पहुंची, इस उम्मीद में कि शायद जेम्स वहां होंगे, लेकिन कमरा खाली था। जेम्स का सामान वहां था, लेकिन जेम्स नहीं थे। पूरी रात वो अपने कमरे में डरी समी बैठी रही, दरवाजे की तरफ देखती रही कि शायद जेम्स अब आ जाए। लेकिन जेम्स तो अब इस दुनिया में ही नहीं थे। 5 जनवरी की सुबह हो गई। चंद्रा लेआउट के लोकल्स ने देखा कि एक गटर में एक विदेशी नागरिक की लाश पड़ी है। पुलिस मौके पर पहुंची। जेब की तलाशी लेने पर एक शॉप की रसीद और एक क्रेडिट कार्ड स्लिप मिली, जिससे उनकी पहचान जेम्स विलियम स्टुअर्ट के रूप में हुई। खबर जंगल में आग की तरह फैली और पुलिस कमिश्नर ऑफिस तक पहुंची। इधर सुधा लॉज में बैठी गर्लफ्रेंड को जब ये खबर मिली तो उनकी दुनिया उजड़ गई। लेकिन अब भी पुलिस को यही लग रहा था कि मर्डर और रेप एक ही गैंग ने किया है। उन्हें नहीं पता था कि ये केस कितना कॉम्प्लेक्स होने वाला है। 5 जनवरी की सुबह तक बैंगलोर पुलिस के लिए स्थिति डू और डाई वाली हो चुकी थी। एक तरफ जेम्स की डेड बॉडी थी, दूसरी तरफ उनकी रेप विक्टिम गर्लफ्रेंड का ट्रॉमा और ऊपर से ब्रिटिश हाई कमीशन का जबरदस्त डिप्लोमेटिक प्रेशर। मीडिया सवाल पूछ रहा था, क्या भारत में टूरिस्ट सुरक्षित है? इस हाई प्रोफाइल केस को सुलझाने के लिए
बैंगलोर पुलिस ने अपनी सबसे बेहतरीन टीम तैयार की। मर्डर केस की जिम्मेदारी दी गई इंस्पेक्टर अब्दुल अजीम को, जो अपनी शार्प इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स के लिए मशहूर थे। केस का जिम्मा संभाला इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने। शुरुआत में पुलिस की थ्योरी यही थी कि ये एक ही गैंग का काम है। उन्हें लगा कि शायद मर्डर करने वालों ने ही, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, ये थ्योरी पूरी तरह फेल होने वाली थी। इंस्पेक्टर अब्दुल अजीम ने अपनी जांच ब्रायंट स्क्वायर के उस पेट्रोल बंक के पास से शुरू की, जहां जेम्स को आखिरी बार देखा जाने की संभावना थी। ये एक सुनसान जगह थी। वहां पूछताछ करने पर अजीम को एक बहुत ही अजीब बात पता चली। उस पेट्रोल बंक के पास एक सिक्योरिटी गार्ड काम करता था, जिसका नाम था महादेव्या। अजीब बात यह थी कि घटना वाली रात के ठीक अगली सुबह यानी 5 जनवरी को महादेव्या ने अचानक अपनी नौकरी से रेजिग्नेशन दे दिया था और गायब हो गया था। एक आम आदमी जिसे अपनी रोजी रोटी की जरूरत है, वो बिना किसी वजह के अचानक नौकरी क्यों छोड़ेगा? इंस्पेक्टर अजीम का सिक्स्थ सेंस कह रहा था कि यही वो वीक लिंक है जिससे केस खुलेगा। पुलिस ने महादेव्या को ट्रैक किया और उसे हिरासत में लिया। कोई थर्ड डिग्री नहीं, बस एक साइकोलॉजिकल इंटेरोगेशन। अजीम ने उससे बस इतना पूछा, तुम्हें किस बात का डर था जो तुमने शहर छोड़ने का फैसला किया? थोड़ी देर की पूछताछ के बाद महादेव्या टूट गया। उसने जो बताया, उसने पुलिस के होश उड़ा दिए। उसने कबूला कि 4 जनवरी की रात उसने अपनी आंखों से मर्डर होते हुए देखा था। उसने देखा था कि कैसे सनाउल्लाह अपने 4 साथियों के साथ एक विदेशी को वहां लाया था। उसने देखा कि कैसे लूटपाट के दौरान हाथापाई हुई और उन्होंने जेम्स के सिर पर वार किया। मर्डर करने के बाद सनाउल्लाह ने महादेव्या को देख लिया था और उसे धमकी दी थी, अगर किसी को बताया तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। इसी डर से वो नौकरी छोड़कर भाग गया था। महादेव्या की गवाही ने मर्डर केस को पूरी तरह क्रैक कर दिया। अब पुलिस के पास हत्यारों के नाम थे, सनाउल्लाह और उसकी गैंग। लेकिन रेप केस, सनाउल्लाह ने रेप की बात से साफ इनकार कर दिया और यही पुलिस को समझ आया कि वो गलत दिशा में सोच रहे थे। अब चलते हैं इंस्पेक्टर अशोक कुमार की तरफ, जो रेप केस की गुत्थी सुलझा रहे थे। विक्टिम अभी भी गहरे सदमे में थी, लेकिन अशोक कुमार ने बहुत ही एम्पैथी और पेशेंस के साथ उनसे बात की। विक्टिम ने एक बहुत ही क्रूशल डिटेल बताई, जिसे हम इस केस का टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। उन्होंने बताया कि जब वो ऑटो में अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी, तो उन्होंने अपने छोटे पेननाइफ से हमलावर की पीठ पर 3 बार वार किया था। ये एक बहुत बड़ा क्लू था। इंस्पेक्टर अशोक कुमार जानते थे कि हमलावर घायल है और उसे इलाज की जरूरत पड़ी होगी। अब बैंगलोर पुलिस का टास्क क्लियर था, शहर के हर छोटे बड़े क्लिनिक और हॉस्पिटल को स्कैन करना। उन्हें एक ऐसा मरीज ढूंढना था जिसकी पीठ पर चाकू के ताजे घाव हों। ये 1996 था, कोई डिजिटल डेटाबेस नहीं था। पुलिस की टीमों ने फिजिकली सैकड़ों क्लिनिक्स चेक किए और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। सौभाग्य नर्सिंग होम के एक डॉक्टर ने कंफर्म किया कि 4 जनवरी की रात एक ऑटो ड्राइवर उनके पास आया था। उसकी पीठ पर गहरे घाव थे। उसने डॉक्टर से झूठ बोला था कि वो ऑटो से गिर गया है और किसी नुकीली चीज से चोट लग गई है, लेकिन डॉक्टर को शक था क्योंकि वो घाव स्टैब वुंड्स जैसे लग रहे थे। डॉक्टर ने उसका नाम बताया, कादिलेश। जब पुलिस ने कादिलेश का रिकॉर्ड चेक किया तो पता चला कि उसका सनाउल्लाह की गैंग से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। वो एक लोन वुल्फ था जिसने मौके का फायदा उठाकर अकेले इस क्राइम को अंजाम दिया था। अब तस्वीर साफ थी, 2 अलग क्राइम, 2 अलग क्रिमिनल्स। मर्डर केस में सनाउल्लाह गैंग, केस में कादिलेश। लेकिन अभी भी एक चुनौती बाकी थी। नाम पता चल जाने से केस खत्म नहीं होता। असली चुनौती थी उन्हें गिरफ्तार करना और कोर्ट में साबित करने लायक सबूत जुटाना। खासकर कादिलेश, जो बहुत चालाक था और पुलिस को चकमा दे रहा था। उसे पकड़ने के लिए
और उससे सच उगलवाने के लिए इंस्पेक्टर अशोक कुमार को एक ऐसा तरीका अपनाना पड़ा जो पुलिस मैनुअल में नहीं लिखा होता। एक ऐसा तरीका जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक बियर पार्टी पुलिस स्टेशन के अंदर इंस्पेक्टर अब्दुल अजीम के पास सिक्योरिटी गार्ड महादेव्या की गवाही और फॉरेंसिक एविडेंस मौजूद था। पुलिस ने एक सुनियोजित मैनहंट शुरू किया। जनवरी के आखिरी हफ्ते तक सनाउल्लाह और उसके चारों साथियों को ट्रैक कर लिया गया। जब पुलिस ने उन्हें घेरा तो उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। इंट्रोगेशन रूम में जब उनके सामने गवाह महादेव्या को लाया गया और मौकाए वारदात के सबूत दिखाए गए तो उनका झूठ टिक नहीं पाया। उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उनका मकसद सिर्फ रॉबरी था, लेकिन जेम्स के रेजिस्टेंस ने उसे मर्डर में बदल दिया। मर्डर केस अब पूरी तरह सॉल्व था, लेकिन असली ड्रामा अभी बाकी था। रेप केस का आरोपी कादिलेश पुलिस की हिरासत में तो आ गया था, लेकिन वो अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं था। वो जानता था कि उसके खिलाफ कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, सिवाय विक्टिम के जो देश छोड़कर वापस जा सकती है। कादिलेश एक हार्डन क्रिमिनल की तरह बिहेव कर रहा था। डॉक्टर की गवाही से ये तो साबित हो गया था कि उसकी पीठ पर चोट है, लेकिन वो इसे एक्सीडेंट बताता रहा। पुलिस थर्ड डिग्री का इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन इंस्पेक्टर अशोक कुमार जानते थे कि एक फोर्स्ड कन्फेशन कोर्ट में शायद टिक न पाए। उन्हें कादिलेश के मुंह से सच उगलवाना था, वो भी वॉलंटरली। यहां जरूरत थी एक साइकोलॉजिकल गेम खेलने की। अशोक कुमार ने नोटिस किया कि कादिलेश शराब का आदी है। हवालात में उसे शराब न मिलने की वजह से वो बेचैन था। यही पुलिस को एक मौका दिखा। इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने एक ऐसा तरीका अपनाया जो पुलिस की टेक्स्ट बुक्स में नहीं सिखाया जाता। उन्होंने तय किया कि वो आरोपी के साथ सख्ती से नहीं, बल्कि एक दोस्त की तरह पेश आएंगे। फरवरी 1996 की एक शाम इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने इंट्रोगेशन रूम का माहौल बदल दिया। उन्होंने कादिलेश के लिए बियर मंगवाई। जी हां, पुलिस स्टेशन के अंदर एक रैपिस्ट को बियर ऑफर की गई। मकसद उसे रिवॉर्ड देना नहीं, बल्कि उसके इनहिबिशंस को कम करना था। मनोविज्ञान कहता है कि नशा इंसान के डिफेंस मैकेनिज्म को कमजोर कर देता है। जैसे जैसे कादिलेश ने बियर पीनी शुरू की, उसकी नसों में नशा दौड़ने लगा और उसका डर कम होने लगा। इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने उससे बहुत ही कैजुअल टोन में बात शुरू की, जैसे दो लोग बार में बैठे हों। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर वो सच बता दे तो वो उसकी मदद कर सकते हैं। नशे और बातों के प्रभाव में आकर कादिलेश का गार्ड नीचे गिर गया। उसने धीरे धीरे उस रात की पूरी कहानी बतानी शुरू की। कैसे उसने विक्टिम को ऑटो में बैठाया, कैसे उसने रास्ता बदला और कैसे विक्टिम ने उस पर चाकू से वार किया। पुलिस ने चुपके से इस पूरी बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया और उसके बयान को नोट कर लिया। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। कादिलेश के कबूलनामे और विक्टिम की गवाही, जिसे बाद में रिकॉर्ड पर लिया गया, ने केस को वाटर टाइट बना दिया। ट्रायल चला और सबूतों का पहाड़ देखकर बचाव पक्ष के पास कोई जवाब नहीं था। अप्रैल 1997 में मर्डर केस में सनाउल्लाह और उसके साथियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके ठीक एक साल बाद 1998 में एक स्पेशल कोर्ट ने कादिलेश को भी रेप के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई। 1996 का वो खौफनाक मंजर अब न्याय के अंजाम तक पहुंच चुका था। जेम्स की आत्मा को शांति मिली और उनकी गर्लफ्रेंड को न्याय, हालांकि वो घाव शायद कभी नहीं भरेंगे। तो दोस्तों, ये थी कहानी 1996 के उस केस की जिसने भारत के टूरिज्म और पॉलिसिंग सिस्टम को हिलाकर रख दिया था। इस केस ने हमें दो बातें बहुत साफ तौर पर सिखाई। पहली, हमारी पुलिस अगर ठान ले तो बिना सीसीटीवी और डीएनए टेक्नोलॉजी के भी सिर्फ अपनी इंटेलिजेंस और ह्यूमन नेटवर्किंग के दम पर बड़े से बड़े केस को क्रैक कर सकती है। इंस्पेक्टर अब्दुल अजीम और इंस्पेक्टर अशोक कुमार की सूझबूझ ने न सिर्फ अपराधियों को पकड़ा, बल्कि भारत की इंटरनेशनल इमेज को और बिगड़ने से बचा लिया।
आज भी बैंगलोर पुलिस की ट्रेनिंग में इस केस को एक केस स्टडी के तौर पर पढ़ाया जाता है। आपको पुलिस का कौन सा तरीका ज्यादा इंप्रेसिव लगा? मर्डर केस में मिसिंग गार्ड को ढूंढना या रेप केस में वो बेयर सेशन? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आपको ये क्राइम एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली होगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।